लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ, सबसे बड़ी कहानी के साथ, और वो कहानी जनरल बिपिन रावत को समर्पित है। वो जनरल साहब जिन्होंने अपने जीवन के 4 दशक इस देश पर न्योछावर कर दिए। उन्होंने अपने देश के लिए सेवा में, अपनी सेना की सेवा में जो कुछ किया, उसको जितना कहा जाए वो उतना ही कम है। जनरल रावत आज हमारे बीच नहीं हैं, वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनकी दोनों बेटियों ने उनको और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, जो कि इस हादसे में मारे गए, उन दोनों को आज एक साथ मुखाग्नि दी है बारी बारी से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो आज इंडिया जानना चाहता है वो ये कि क्या इस हादसे के पीछे कोई बड़ी वजह है शक किए जाने की। आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनकी विदाई दी गई, वो तो पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यही है कि बहुत से सवाल अभी भी बाकी हैं। सब ये जानना चाहते हैं उस ब्लैक बॉक्स में क्या रिकवर हुआ है जो उसमें रिकॉर्ड हुआ है। सबसे यही जानना चाहते हैं इस पूरे हादसे के दौरान कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े और सूरज ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जो इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशती हुई दिखाई दे रही है। सैन्य सम्मान के साथ आज जनरल रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। अब वो ऐसी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं जहां से फिर कभी नहीं लौटेंगे। बस रहेगी तो सिर्फ उनकी शौर्य गाथा, जो सदियों तक देश की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। जनरल रावत देश के टॉप सैन्य कमांडर थे, इसीलिए आज जो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आया वो सम्मान में नतमस्तक हो गया। और जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो चाहने वाले भी संग संग पैदल ही निकल पड़े। जनरल रावत का पार्थिव शरीर जहां से भी गुजरा, लोगों ने उनके सम्मान में फूलों की चादर बिछा दी। लोगों का उत्साह देखिए, यहाँ पर उनके भाव देखिए, आंखों में उनके वो नमी है जो एक वीर सैनिक के गुजर जाने के बाद आती है, और हाथों में वो गुलाब की नरम पंखुड़ियाँ उनके ऊपर, उनकी पार्थिव देह के ऊपर न्योछावर कर रहे हैं। जनरल रावत जिस तिरंगे में लिपटकर कुन्नूर से दिल्ली पहुंचे थे, उसी तिरंगे की परछाई में उनका शव अंतिम निवास पहुंचा। प्रोटोकॉल के तहत जनरल रावत को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आखिरी निशान के तौर पर परिवार को वो तिरंगा सौंपा गया जिसकी आन बान और शान के लिए जनरल रावत 40 सालों तक बिना रुके और थके काम करते रहे। जनरल रावत एक जीवट योद्धा थे, रण कौशल में माहिर थे, दुश्मन को दफन करने के गुण में माहिर थे। इसीलिए लोगों को आज भी यकीन नहीं आ रहा कि उनका निधन हेलीकॉप्टर हादसे में कैसे हो सकता है। उनकी चिता से उठती इन लपटों में अब भी कुछ ऐसे सवालों की चिंगारियां हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। किसी भी वीवीआईपी के फ्लाइंग ऑपरेशन से पहले कई तरह के प्रोटोकॉल का पालन होता है। जिस विमान या हेलीकॉप्टर में वीवीआईपी को उड़ान भरनी है, उसकी टेस्ट फ्लाइट होती है। जिस रूट से वीवीआईपी होकर गुजरता है, उस रूट को भी चेक किया जाता है। वीवीआईपी को ले जाने वाले पायलट के फ्लाइंग रिकॉर्ड की भी सघन जांच होती है,
ताकि गलती की रत्ती भर भी गुंजाइश ना रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सभी प्रोटोकॉल जनरल बिपिन रावत की उड़ान से पहले फॉलो किए गए या नहीं। एक थ्योरी ये भी आई थी कि जनरल रावत की उड़ान से पहले एक दूसरे हेलीकॉप्टर ने इलाके की सॉर्टी की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उस दौरान सुलूर से वेलिंगटन के लिए सिर्फ जनरल रावत को ले जाने वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने ही उड़ान भरी थी। जनरल रावत का हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ उसमें 11 और सुरक्षा बलों की मौत हुई है, जिसमें से एक थे उनके बॉडीगार्ड सतपाल राय। सतपाल पिछले 10 सालों से जनरल बिपिन रावत के साथ परछाई की तरह रहते थे। अब उनके परिवार ने मांग की है कि हादसे की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। श्योरली तो बता नहीं सकती ना वो इंसिडेंट है या कोई हादसा है, हो सकता है कोई दुश्मन का साजिश भी है। एक ऐसा सीडीएस का प्लेन तो ऐसा इतना उससे तो क्रैश नहीं हो सकता है, वो तो पूरा जांच के साथ ही टेकअप करता है। हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है, लेकिन जांच की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि कोई भी इस बात को पचा नहीं पा रहा कि एक वीवीआईपी उड़ान में वायुसेना का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो सकता है। जिस हेलीकॉप्टर से वो ट्रैवल कर रहे थे वो देश का सबसे सुरक्षित, अत्याधुनिक, पावरफुल इंजन वाला, 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या सुरक्षित है। ये जो हेलीकॉप्टर है इसके बारे में ये कहा जाता है कि वेल इक्विप्ड, वेल मैकेनाइज्ड और एक बेहतरीन चॉपर्स में इसकी गिनती होती है। इसका दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित रूप से कई सवाल लोगों के मन में पैदा कर रहा है। हादसे के बाद सर्च टीम को ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसकी जांच के बाद कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जनरल बिपिन रावत की शक्ल में देश ने जो खोया है वो लाल अब फिर कभी नहीं मिल पाएगा। जनरल रावत के साथ उनके पीएसओ सतपाल राय भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं, उनकी भी शहादत हुई है। सतपाल राय के पत्नी ने, उनके परिवार ने भी इस हादसे पर सवाल खड़े किए हैं, इंक्वायरी की मांग की है। उनकी पत्नी को शक है कि जब सीडीएस के प्लेन में, उनके चॉपर में इतना बड़ा हादसा ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि एक वेल सिक्योर्ड एयर मशीन है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। अपने इंडिया चाहता है कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है। ये जांच कर रही है, ब्लैक बॉक्स की भी जांच होगी और जब तक जांच की रिपोर्ट सामने ना आ जाए किसी भी तरह की अटकलों में हमको नहीं पड़ना चाहिए। इस जांच रिपोर्ट का हमको इंतज़ार करना चाहिए कि कहीं ये दुश्मन की साजिश थी या नहीं थी, या वाकई में कोई मानवीय भूल हुई या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर अब बारी है मेरी राय आपको बताने की। और मेरी राय अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही स्पष्ट है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है अफवाहों और अटकलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अफवाहों और अटकलों की जगह जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। एक मैच्योर और समझदार देश की और देशवासियों की यही निशानी है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो नंबर आप मिस कॉल का नोट करिए 7823944001 और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 इस नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। आपकी राय का इस शो के दौरान मुझे इंतज़ार रहेगा। स्क्रीन पर लगातार राय आपके सामने होगी और दोनों नंबर मिस कॉल के वो भी फ्लैश होते रहेंगे। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में SMS और मिस कॉल हम तक पहुंचते हैं। आज भी हमको आपके मिस कॉल का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़े उसके पहले कुछ सवाल जो इस हादसे से खड़े होते हैं उन पर मैं ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो बहुत ज़रूरी है। अफवाह और अटकलें ना फैलें, इसके लिए ज़रूरी है इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ढूंढना चाहिए। पहला सवाल जो सबसे अहम हो जाता है, वाकई ये महज एक दुखद हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? दूसरा सवाल, क्या वास्तव में खराब मौसम के कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? तीसरा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर में पहले से कोई तकनीकी खराबी थी जिसको दरकिनार कर दिया गया या मानवीय भूल से उसको ठीक नहीं किया जा सका?
इस सवाल का जवाब भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तलाशा जाना चाहिए। चौथा सवाल जो एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों के माध्यम से रखना चाहता है बाकी देश के सामने कि क्या जनरल रावत का दूसरी बार हेलीकॉप्टर क्रैश महज एक संयोग है, क्योंकि इसके पहले 2015 में हुई एक दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर की जिसमें जनरल रावत बाल बाल बचे थे। यानी पहले भी उन पर इस तरह का हादसा हुआ था, तब वो बाल बाल बच गए थे। इस बार फिर वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं। इसीलिए ये जो संयोग है या वाकई में कोई साजिश का हिस्सा है। पांचवा और सबसे अहम सवाल, पिछले साल ताइवान के जो चीफ थे उनकी फ़ौज के, वो भी एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए थे। भारतीय फ़ौज के जो मुखिया हैं, CDS हैं, जनरल बिपिन रावत, वो भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते हैं। ताइवान और भारत दोनों चीन के दुश्मन देशों में दुश्मन इनको मानता है। सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि कहीं ये चीन की कोई साजिश तो नहीं थी, कहीं चीन ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में अंदर तक पैठ तो नहीं बना ली है। इन सवालों के जवाब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ज़रूर सामने आनी चाहिए, तभी देश को और देशवासियों को शांति मिलेगी, वो जानकर कि ये हादसा दरअसल हुआ तो हुआ क्यों, हादसा है या फिर साजिश है, जैसे कि हवलदार सतपाल राय की पत्नी भी कह रही थी। लेकिन इन सब के बीच आज की जो एक बड़ी तस्वीर आपने देखी, जब जनरल रावत और मधुलिका रावत जी को मुखाग्नि उनके बेटियों ने दी, आज एक और क्रिमेशन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, पार्थिव दाह का अंतिम संस्कार किया गया। वो थे ब्रिगेडियर लिडर साहब। ब्रिगेडियर लिडर को भी उनकी इकलौती बेटी आशना, जो कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं, उन्होंने भी अपने पिता को मुखाग्नि दी है। एक बात ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर लिडर की धर्मपत्नी गीतिका और उनकी बेटी आशना के कंपोजर को, उनके आज के व्यवहार को ज़रूर देखना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, कि जब एक फ़ौजी शहीद होता है तो उस फ़ौजी की पत्नी कितना गम अपने अंदर समेटे हुए भी मुस्कुराती रहती है और ये कहती रहती है कि अभी तो बहुत कुछ लड़ना बाकी है, अभी टूट गए तो लड़ेंगे कैसे। इन चेहरों को देखिए और इनसे सीखिए कि मुसीबत में भी टूटना नहीं चाहिए। माय फादर मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे। ये ब्रिगेडियर LS लिडर की बेटी हैं। पिता को याद करते हुए इनके होंठ कई बार कंपकपाए, जुबान लड़खड़ाई, लेकिन आंसुओं के सैलाब को आखिरी वक्त तक इन्होंने आंखों से बहने नहीं दिया। लेकिन भावनाएं तो भावनाएं हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। जैसे ही ब्रिगेडियर लिडर के पार्थिव शरीर से लिपटा तिरंगा परिवार को दिया गया, वो खुद को रोक नहीं पाए। इन तस्वीरों को जिसने देखा वो शून्य में चला गया। गर्व से ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। आशना की उम्र महज 17 साल है, लेकिन उनकी सोच, उनकी बातें अपने वीर पिता की तरह ही हैं। हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी थी कि एक फौजी की बेटी की टीनेज जिंदगी कैसी होती है। 27 नवंबर को इस किताब का विमोचन किरण बेदी और जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत ने किया था। उन लम्हों को किरण बेदी ने अपने ट्विटर पर साझा किया। कार्यक्रम में आशना ने अपने पिता ब्रिगेडियर लिडर के बारे में क्या कहा था, वो सुनिए। I'd like to thank my parents, even though they told me don't mention us, but thank you mom and dad. This book is more you than it is me, and this event is all you, so thank you. कुछ लम्हे अमर हो जाते हैं, वैसा ही लम्हा ये भी है। ब्रिगेडियर लिडर अब बस यादों में रह गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनके किस्से
अमिट रहेंगे। ब्रिगेडियर लीडर की इस छोटी सी बच्ची से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वैसे ही सैनिक कभी मरते नहीं हैं। सैनिक हमारे और आपके बीच हमेशा एक नए जोश, एक नए जज्बे, एक नई याद के साथ जिंदा रहते हैं और शायद इसीलिए ब्रिगेडियर लीडर की इस छोटी सी 17 साल की बिटिया से हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए आने वाले वक्त में कि इस उदयमान बालिका का भविष्य इस देश में सुरक्षित रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।